इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फोर्थ ग्रेड एग्जाम के डीवी के समय कौन कौन से दस्तावेज आपके जांच किए जाएंगे और किसी दस्तावेज में कमी पाए जाने पर क्या किया जाएगा उसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि 23 फरवरी तक तो आपके स्क्रूटनी फॉर्म भरे जाएंगे और उसके बाद विभाग द्वारा डीवी शेड्यूल जब भी जारी किया जाएगा और इसके अलावा डीवी को लेकर जब भी इंस्ट्रक्शन जारी किए जाएंगे आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और अगला कोर्ट का फैसला भी जब भी आएगा फोर्थ ग्रेड एग्जाम के एक और नए क्वेश्चन को लेकर जो आप विवाद में वापस से आया है वो क्वेश्चन भी आपको मालूम है, उस पर भी मैं चर्चा ऑलरेडी कर चुका हूं, तो उसका भी जो भी कोर्ट का फैसला आएगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। और इसके अलावा जब भी आपका डीवी शुरू होगा तो फर्स्ट डे जिनका भी डीवी होगा उन सभी के एनालिसिस लेकर उन सभी के एनालिसिस के आधार पर इस यूट्यूब चैनल पर आपको ये भी बता दिया जाएगा कि वहाँ पर किस तरह से डीवी होता है, क्या प्रोसेस है कंप्लीट। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ कि डीवी के समय आपके कौन से दस्तावेज चेक किए जाएंगे और अगर कोई दस्तावेज में कोई मिस्टेक होती है तो क्या करना होता है, कोई दस्तावेज नहीं होता है तो क्या करना होता है। बाकी भर्ती परीक्षाओं में जिस तरह से डीवी होता है उसी तरह फोर्थ ग्रेड एग्जाम में भी होगा, तो उसी के आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूं। और इसके अलावा स्क्रूटनी फॉर्म किस तरह से भरना है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का वीडियो मैं ऑलरेडी आज के दिन में आपके लिए इस यूट्यूब चैनल पर लेकर आ चुका हूँ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर देख सकते हो, जिसमें मैंने आपको शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके बताया। यानी कि पहले आपको ओटीआर अपडेट करना होता है, उसके बाद ही आप अपना स्क्रूटनी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो वो किस तरह से करना है स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस में आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता चुका हूं। और जो भी दस्तावेज के फॉर्मेट की पीडीएफ की बात करूं तो वो सभी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। इस यूट्यूब चैनल पर आपको फोर्थ ग्रेड एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाती है, फिर चाहे वो कोर्ट से अपडेट आए, विभाग से अपडेट आए या बोर्ड से अपडेट आए, चाहे कोई भी अपडेट हो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको जरूर बताया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं फोर्थ ग्रेड एग्जाम में जब आपका डीवी होगा उस समय आपके कौन से दस्तावेज चेक किए जाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूं, जब आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा उस समय आपको 2 पेपर सेट बनाने होते हैं। एक में आपके दस्तावेज होते हैं वो ओरिजिनल होते हैं और दूसरा आपका फोटोकॉपी सेट होता है। अब यानी कि ओरिजिनल दस्तावेज वो चेक करेंगे लेकिन आपको वापस दे देंगे, लेकिन फोटोकॉपी जो है वो सबमिट कर देंगे। तो अब फोटोकॉपी पर भी आपके हर पेज पर सिग्नेचर भी होने चाहिए। ये जैसे ही डीवी शेड्यूल आएगा तब मैं और आपको बता दूंगा आपको आगे क्या करना है। लेकिन अभी जो दस्तावेज आपको कौन कौन से बना कर रखने हैं, जाति प्रमाण पत्र को लेकर बहुत साथियों को डाउट थे, वो भी मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर किसी के 10th या 12th के मार्कशीट में नाम में कोई त्रुटि हो गई हो तो वो भी मैं डाउट क्लियर कर दूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जो भी दस्तावेज आप दिखा रहे हैं वही दस्तावेज स्वीकार योग्य होंगे जिन दस्तावेज का जिक्र आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय किया है। यानी कि अगर आपने स्पोर्ट्स पर्सन से एप्लीकेशन फॉर्म में तो आपने लिखा है स्पोर्ट्स पर्सन में नो, लेकिन रियल में आपके पास सर्टिफिकेट है और आपका भले ही स्पोर्ट्स कैटेगरी से सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी और कैटेगरी से हो चुका है, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी दिखाऊंगा, तो वो आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा क्योंकि इसका जिक्र आपने एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं किया था। और इसके अलावा मैं बता देता हूं, शैक्षणिक योग्यता को लेकर बात करें तो आपको मालूम है फोर्थ ग्रेड एग्जाम सिर्फ 10th लेवल की ही है, तो यानी कि इसमें 10th की मार्कशीट चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट ने 12th का भी फिल किया है फॉर्म में, ग्रेजुएशन भी कर रखी है फॉर्म में फिल, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी है, तो डीवी के समय वो भी आप दस्तावेज लेके जाइए। पहली बात तो अगर आपको ऐसा लगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जब आपका नंबर आए और आपको लगे कि ये दस्तावेज लेके जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए, तो उस कंडीशन पर मेरा मानना यही है कि आप दस्तावेज लेके जाइए, क्योंकि 3-4 दस्तावेज अगर आपके पास ज़्यादा हो जाएंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर क्या भरोसा विभाग ये पूछ ले कि भाई आपने शैक्षणिक योग्यता में यहाँ पर जिक्र तो किया लेकिन आपने वो डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए, लेवल 10th की है, फिर भी अगर विभाग पूछ ले तो ऐसा नहीं हो कि हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है वापस से हम लाने जाएंगे, तो इससे अच्छा अपने पास रखो और दिखा दो। यानी कि 3-4 डॉक्यूमेंट ज़्यादा होंगे तो उससे दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 1-2 डॉक्यूमेंट कम हो गए तो उससे दिक्कत होगी। दिक्कत ये होगी कि वो आपको एक टाइम पीरियड देंगे, उस टाइम पीरियड में आपको वापस बुलाएंगे। पहला तो दिन आपको उसी दिन कह देंगे कि भाई इवनिंग तक अगर आप दिखा सकते तो दिखा दीजिए, नहीं तो फिर आपको एक टाइम पीरियड दिया जाएगा। और जो कैंडिडेट एब्सेंट रहते हैं उनको भी एक दे दिया जाएगा टाइम कि भाई जो कैंडिडेट यानी कि किसी का डीवी का जैसे कोई टाइम आया उसी टाइम में उसका कोई दूसरा एग्जाम है तो फिर वो एग्जाम दे। पहले स्क्रूटनी फॉर्म फिल कर दिया है, भले ही पहले आपने कर लिया है, लेकिन डीवी के लिए आपको बुलाया जा रहा है उस डेट में, अगर आपका एग्जाम है तो आप एग्जाम दीजिए। डीवी आप बाद में ही करा सकते हैं क्योंकि बाद में आपका जब एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट आएगी तो उसमें आपका नाम हो जाएगा।
अब कौन कौन से दस्तावेज है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया है वो सभी दस्तावेज आपके जांच किए जाएंगे। अब OTR में भी आपने अटैच कर दिया है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सब OTR में ओरिजिनल आपने अटैच किए हैं, तो उससे ज़्यादा अब दिक्कत नहीं होने वाली है। यानी कि आपके 10th क्लास, अब कुछ साथी कह रहे हैं कि अंक तालिका और प्रमाण पत्र क्या होता है 10th में। देखो, किसी किसी बोर्ड में क्या होता है, 10th क्लास की जो मार्कशीट होती है, अंक तालिका और प्रमाण पत्र अलग अलग होते हैं, तो किसी किसी बोर्ड में एक ही होता है। अंक तालिका आपके मार्क्स देखने के लिए और प्रमाण पत्र आपके डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए मांगे जाते हैं। तो जिनके अलग अलग है उन्हें तो वो फिर जब DV के लिए बुलाया जाएगा तो उन्हें वो दोनों लेके जाने होंगे। जिनके एक ही है तो उन्हें वो फिर एक ही देना होगा, क्योंकि उनके पास एक ही है और बोर्ड ने भी उन्हें एक ही दिया, तो वो दो कहाँ से लाएंगे। और जो भी आपने शैक्षणिक योग्यता का जिक्र किया है, चाहे RSCET की है, ग्रेजुएशन की है, 12th की है, तो वो सब डॉक्यूमेंट आप लेके चले जाइए। इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र। अब चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में मैं बताना चाहता हूँ आपको। चरित्र प्रमाण पत्र आपको मालूम है टोटल आपके 3 बने होने चाहिए, जिसमें से एक तो आपने जहां से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त किया वहां का होना चाहिए, और 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी किए होने चाहिए। अब वो राजपत्रित अधिकारी आपके रिलेटिव नहीं होने चाहिए। आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट में भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि स्टूडेंट को अंतिम शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र यथा समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें चरित्र के संबंध में कम से कम अच्छे होने का उल्लेख होना आवश्यक होगा। इसके अलावा 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य है। यानी कि जो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जो आप 2 चरित्र प्रमाण पत्र बना रहे हैं वो आपके नवीनतम होने जरूरी है। तो चरित्र प्रमाण पत्र को लेकर आशा करता हूं आप समझ गए होंगे जो भी आपको डाउट था कि नया होना चाहिए या पुराना। तो यहां पर लिखा हुआ है राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। इसके अलावा जिन पर अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC वाला सर्टिफिकेट लागू हो रहा उन्हें वो सर्टिफिकेट दिखाना होगा। और इसके अलावा अगर किसी फीमेल कैंडिडेट ने फॉर्म विधवा कैटेगरी या परित्यक्ता से फॉर्म फिल किया है, या किसी स्टूडेंट ने PH कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है, या किसी ने स्पोर्ट्स पर्सन कोटे से फॉर्म फिल किया है, तो उन्हें उनका सर्टिफिकेट दिखाना होगा, अन्यथा आपको उस कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और आपका जो सर्टिफिकेट है वो एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट थी उस डेट से पहले का बना होना चाहिए। जिस कैटेगरी से आपने फॉर्म फिल किया है उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके एप्लीकेशन फॉर्म के लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। मैं स्पेशल बता रहा हूं किसके लिए, विधवा कैटेगरी, परित्यक्ता कैटेगरी, या फिर आपके स्पोर्ट्स कोटे या PH कैंडिडेट के लिए। और बाकी जाति प्रमाण पत्र की बात करें तो जाति प्रमाण पत्र देखो SC ST के लिए तो जाति प्रमाण पत्र भी वहां आपको लेके जाने होंगे, यानी कि ओरिजिनल भी लेके जाने हैं, फोटोकॉपी साइड भी लेके जाना होता है। तो जाति प्रमाण पत्र है ये तो आपके टोटल क्या होता है, SC ST कैटेगरी के लिए तो एक बार बना हुआ जीवन पर्यंत वैलिड रहता है। लेकिन अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी से है, या फिर MBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी से हैं, या फिर आप EWS कैटेगरी से हैं, तो आपका जाति प्रमाण पत्र एक बार बना हुआ अगर वो 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो आप शपथ पत्र के माध्यम से भी काम चला सकते हैं। लेकिन शपथ पत्र के माध्यम से आप अधिकतम 3 साल तक काम चला सकते हैं। और शपथ पत्र का फॉर्मेट भी मैंने आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है, और जो मैंने दिया वो बोर्ड की वेबसाइट पर है, वही दिया है, और कोई नया नहीं दिया है। तो जाति प्रमाण पत्र के बारे में आप समझ गए होंगे क्या करना। अब अगर कोई यहाँ पर भी स्टूडेंट को डाउट ये आ रहा है कि हमने अभी नया बना दिया है तो क्या हमें शपथ पत्र की आवश्यकता है। अब देखो, जैसा कि एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ कि अगर आपका 1 साल से ज़्यादा पुराना आप शपथ पत्र दे सकते हैं। आपका पहले बना हुआ आप चेक कर लीजिए 1 साल से ज़्यादा पुराना है, और शपथ पत्र भी 3 साल तक वैलिड है। यानी कि आपका जो बना हुआ उस डेट से आप 3 साल आगे देख लीजिए कि अगर 3 साल के अंदर है तो आपको नया बनाने की आवश्यकता भी नहीं थी। अगर बना ही दिया तो आप दोनों लेके जाइए, शपथ पत्र भी लेके जाइए और नया वाला भी लेके जाइए। तो बना दिया है तो फिर शपथ पत्र भी बना दीजिए, जिससे कि वहाँ पर दिक्कत ना हो। इसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र, ये आपका एक बार बना रहता है, उसके बाद जीवन पर्यंत वैलिड रहता है। अब ये दोनों चीज़ों आप राजस्थान के निवासी, ये प्रूफ के लिए, यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र इसलिए प्रूफ मांगा जाता है कि आप राजस्थान के निवासी है, और जाति प्रमाण पत्र यानी कि आप राजस्थान में कौन सी कैटेगरी से। अब देखो, जिन्होंने आवेदन किया था उस समय अगर उन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट, अब OTR पर अपलोड हो रहे लेकिन उन्होंने फॉर्म फिल किया तो मैरिड लिखा है, तो फिर उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। अब कुछ साथी ये कह रहे थे कि हमने फॉर्म फिल किया था तब तो हमने अनमैरिड लिखा था, और अब हमारी मैरिज हो रखी है, सर्टिफिकेट भी है, तो हमें क्या साथ लेके जाना चाहिए। तो आप लेके जाइए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है, क्योंकि अभी आपने OTR में अगर डाल दिया है मैरिड, OTR फेच किया है होगा,
अपडेट किया होगा, वहाँ आपने मैरिड लिख लिया होगा, तो आप लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि आप वहाँ पर ये बता भी सकते हैं कि जब फॉर्म फिल किया तब आप मैरिड नहीं थे, उस वजह से फॉर्म के अंदर अनमैरिड लिखा, और अब आप मैरिड हो तो आपने वो सर्टिफिकेट भी दिखा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अटेस्टेशन फॉर्म, इसका भी फॉर्मेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अटेस्टेशन फॉर्म आपको किस तरह से फिल करना है वो मैं ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पर बता चुका हूं, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और स्क्रूटनी फॉर्म कैसे फिल करना है उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोनों वीडियो आप आराम से देख सकते हैं, उसके बाद ही फिल कर लीजिए, जिससे कि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। क्योंकि स्क्रूटनी फॉर्म में अगर आपने कोई गलती कर दी और सबमिट भी हो गया तो उसके बाद एडिट का चांस नहीं दिया जाता है, और नहीं ऐसा कोई चांस दिया जाता कि जो अपलोड किया है आपने वो डिलीट करके वापस से फॉर्म फिल कर सकते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो इसलिए सबमिट करने से पहले एक बार प्रीव्यू जरूर चेक कर लीजिए स्क्रूटनी फॉर्म का, कि कहीं कोई आपसे मिस्टेक नहीं हो गई हो। और स्क्रूटनी फॉर्म को भी आपको संभाल के रखना है, क्योंकि जब आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा तब आपको स्क्रूटनी फॉर्म भी लेके जाना होता है, उसकी फीस रसीद और स्क्रूटनी फॉर्म दोनों लेके जाने होते हैं। अब जिन पर 2.5 लाख आय वाला प्रमाण पत्र लागू हो रहा है तो उन्हें उनका प्रमाण पत्र दिखाना होगा, तभी उनको उनकी कैटेगरी को बेनिफिट मिलेगा। अब अगर किसी ने फॉर्म फिल किया, उसमें डिप्लोमा का जिक्र किया है या स्पोर्ट्स पर्सन कोटे का जिक्र किया है, तो उनका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा जब आपका डीवी होगा तब वहां पर आपके सामने 2 जने बैठे होंगे, एक आपके ओरिजिनल दस्तावेज चेक करेगा और दूसरा फोटोकॉपी। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डीवी को लेकर विभाग द्वारा जब भी शेड्यूल जारी किया जाएगा, इंस्ट्रक्शन जब भी जारी किए जाएंगे, हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। और जब पहला डे डीवी का होगा तो उस समय स्टूडेंट से राय लेकर आपके लिए हम वीडियो लेके आएंगे कि भाई वहाँ पर क्या रहा प्रोसेस, किस तरह से एंट्री होती है, किस तरह से एग्जिट होती है, किस तरह से टोकन नंबर दिए जाते हैं, ये कंप्लीट प्रोसेस आपको मैं बताऊंगा, और एक अलग वीडियो भी लेके आऊँगा इस पर, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। अब देखो यहाँ पर दे रखा हस्तलिखित वाला फॉर्मेट भी आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना होता है। हिंदी में जो पैरा दे रखा है वही सेम पैरा आपको हिंदी में नीचे उतारना होता है, 4 लाइन खाली रहती है, और इंग्लिश में पैरा जो लिखा हुआ था वही चीज़ आपको वापस से इंग्लिश में लिखनी होती है, और उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर कर देने होते हैं। शपथ पत्र, अब देखो आपने जो भी है, एक शपथ पत्र, सामान्य घोषणा पत्र भी आपने देखा होगा, उसमें क्या लिखा होता है वो भी आपको चाहिए होगा कि आपने जो भी शैक्षणिक योग्यता है, जो भी दस्तावेज दिखाए वो सभी सही है, कोई भी जाली दस्तावेज नहीं है। अगर फर्जी पाया जाता है, ऐसा विभाग या बोर्ड को सूचना मिलती है, तो आपकी पात्रता रद्द की जा सकती है, और इसकी समस्त जिम्मेदारी आपके स्वयं की होगी, और आपके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है। अब जाति शपथ पत्र, जिनका सर्टिफिकेट अभी मैंने जैसा कहा 1 साल से पुराना हो गया ज़्यादा, और उन्होंने नया भी बना दिया है, तो भी कोई बात नहीं, आप जाति शपथ पत्र भी लेके चले जाइए, क्योंकि 1-2 डॉक्यूमेंट ज़्यादा होने से तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 1-2 कम हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। बच्चों का घोषणा पत्र, अब जो मैरिड है उनके वर्तमान में बच्चों की संख्या बतानी है, और जो अनमैरिड है वो भविष्य में 2 से ज़्यादा बच्चे न करने के लेकर। दहेज और धूम्रपान के लिए शपथ पत्र, इसका भी फॉर्मेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, यानी कि आप किसी भी प्रकार का धूम्रपान नहीं करते हैं। और जो दहेज वाला है फॉर्मेट, ये भी मैंने बता दिया, और दहेज वाला सभी कैंडिडेट के लिए, चाहे विवाहित है, अविवाहित है, या महिला में विधवा है, या परित्यक्ता है, दहेज वाला फॉर्मेट सभी को फिल करना है। जो अविवाहित कैंडिडेट है उनका फॉर्मेट भी मैंने बता दिया, उसमें उनको ये लिखना होता है कि वो भविष्य में दहेज नहीं लेंगे। अगर उनके खिलाफ कोई शिकायत आती है तो फिर उन्हें पात्रता रद्द की जा सकती है, और उन्हें भर्ती से निकाला जा सकता है। या फिर आप अभी अनमैरिड हैं और सिलेक्शन होने के 1 महीने बाद अगर आपका, या सिलेक्शन होने के बाद आपकी अगर शादी हो जाती है, तो शादी होने के 1 महीने के अंदर अंदर आपको विभाग को ये सूचना देनी होगी कि आपने किसी भी प्रकार का दहेज नहीं लिया। और जो विवाहित कैंडिडेट है तो उनको वो फॉर्मेट मैंने बता दिया, उसमें ये लिखना होता है कि उन्होंने शादी के वक्त दहेज नहीं लिया। तो इस तरह से वो ये सभी फॉर्मेट की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। अगला पॉइंट, राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी 2 अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र, जिसका जिक्र मैंने अभी आपको कर दिया, और अंतिम संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र। और भी इसके अलावा जो भी प्रमाण पत्र हैं आप पर लागू हो रहे हैं वो सब डॉक्यूमेंट आपको दिखाने होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। और वहाँ पर लास्ट में आपको एक चेकलिस्ट भी दे दी जाएगी। अगर आपको पहले भी मेल आ जाएगी तो कोई बात नहीं, नहीं तो फिर वो चेकलिस्ट इसलिए दी जाती है कि वहाँ पर आपके जितने भी आपने दस्तावेज दिखाए हैं उनका आगे वो नोट करते हैं कि भाई इसने ये दस्तावेज दिखा दिया, ये दिखा दिया। अगर आप जब सभी दस्तावेज दिखा देते हैं तो फिर लास्ट में आपसे सिग्नेचर करवाया जाता है। और अगर आपका कोई दस्तावेज कम पाया जाता है तो आपको बुला दिया जाता है, नेक्स्ट डेट या टाइम पीरियड दे दिया जाता है। अगर ऐसा कोई दस्तावेज कम हो गया जिससे आप 2 घंटे के अंदर ला सकते हैं तो उसी दिन आपको कह दिया जाता है कि भाई आप तुरंत जाके लेके हमें दिखा सकते हैं।
लेकिन ऐसा कोई दस्तावेज़ जिसे आपको लगता है कि आपको जहाँ बुलाया गया और आप किसी और ज़िले से हैं और आपको टाइम लगेगा, तो फिर आपको एक टाइम पीरियड दिया जाएगा। तो इस तरह से आपका डीवी होगा और डीवी के लिए ये दस्तावेज जांच किए जाएंगे। और इसके अलावा विभाग द्वारा डीवी इंस्ट्रक्शन, डीवी शेड्यूल जब भी जारी होंगे आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी कोर्ट का जो भी फैसला आने वाला है वो भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा।